आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही हमें पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लेंथी क्वेश्चन है। तो उससे पहले ज़रा हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन को हम रीड आउट करने वाले हैं, और उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करने के बाद जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रीड द गिवन पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब हमें इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करना है। जब हम पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाते जाते जब पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तब आएगा हमारा बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करने के लिए मार्क क्या करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ सूटेबल अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? पूर्व धारणा, जहाँ पे दिमाग में या मन में एक बात रख के फिर आगे कुछ बात कही जाती है ना, या कुछ सोच के कहा जाता है। सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर। अब किन में से फाइंड करना है? तो ये रहे हमारे 4 अजम्पशन के ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन्हीं में से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा एग्जैक्टली सुटेबल अजम्पशन कौन सा है। अब यार रीजनिंग है, एग्जामिनेशन में ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यूज के थ्रू मार्क करेंगे। तो ये हमारे ऑप्शंस होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया हमारा चौथा ऑप्शन। तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से हमें पिक करके बताना है कि हमारा अजम्पशन कौन सा होगा। तो अब हम यहाँ तक पहुंचे, उसके लिए हमें पैराग्राफ को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, समझना पड़ेगा कि वहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो लेट्स गो टू द पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल। और पैराग्राफ को समझने के लिए हियर वी हैव द कंडीशन। तो अब चलो एक एक करके हम लोग लाइंस को समझते हैं और फिर नीचे आंसर तक जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? रीड द गिवन पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अब पैसेज की शुरुआत करते हैं। पैसेज सेज इंडियाज एब्सटेंटेशन India's abstention from voting a UN Human Rights Council draft resolution in March this year on the situation of human rights in Myanmar needs closer examination। क्या हुआ कि इंडिया का जो वोटिंग रहा है, मतलब इंडिया का जो मत रहा है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस मार्च में, और किस सिचुएशन पे? म्यांमार में होने वाले ह्यूमन राइट्स के जो भी कंडीशन है उस पे। तो उसको एक क्लोज चेक की जरूरत है। ठीक है, अब आगे देखो। Co-sponsored by European Union, that is EU, and Bangladesh, which is a home to several victims, the resolution expresses grave concern at continuing reports of serious human rights violations and abuses in Myanmar। मतलब इंडिया ने इस बार मार्च में, देखो सीधी बात है, इंडिया ने इस बार मार्च में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो अपना ड्राफ्ट सामने रखा है उसमें म्यांमार के ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को सामने रखा है। अच्छा, इसका क्लोजर एग्जामिनेशन या इसका एक क्लोज चेक इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बताई गई है तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए उस पे एक इंक्वायरी मस्ट है। तो बस वही चीज यहाँ पे हो रही है कि उस इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट या तो फिर उस पे रिसर्च की इंक्वायरमेंट, ताकि हम उसके मुद्दे तक पहुंच सके और उसको सॉल्व कर सके। और इसको सपोर्ट किसने किया? यूरोपियन यूनियन, ईयू ने, और बांग्लादेश ने, जो कि होम है सेवरल विक्टिम्स के लिए। और उस रेजोल्यूशन में यही बताया गया है कि म्यांमार में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन काफी समय से देखा जा रहा है, अब्यूसेस काफी समय से देखे जा रहे हैं, जिसको रोकने की जरूरत है। सो आई गेस शुरुआत का ये 3-4 लाइन जो है अब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यही समझने में पता है दिक्कत आती है। अच्छा, म्यांमार की कुछ जगहों के नाम भी दे दिए हैं कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है। सो दैट इज पर्टिकुलरली इन राखीन, काचिन एंड शान स्टेट्स। ये हो गया। तो अब यहाँ पे राखीन का नाम आ गया है, काचिन का नाम आ गया और शान स्टेट्स का नाम आ गया। एंड calls for a full inquiry into these by the council's own mechanism and
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड दैट इज आईसीसी। तो ऑब्वियसली बात है इस रेजोल्यूशन के बाद भी कहीं ना कहीं आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का सामने रखा गया है। ठीक है। In its follow-up explanatory statement, India's permanent representative to the UN in Geneva, Rajiv Kumar Chander, said that it would only be counterproductive to support extensive recommendations regarding legislative and policy actions and threatening Myanmar with punitive action, including at the ICC, to which the state is not a signatory। मतलब यहाँ पे अब कौन है? राजीव कुमार चंदेल का नाम सामने रखा है कि इसके एक्सप्लेनेशन में इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में जेनेवा में, उसने ये पॉइंट रखा है कि इससे क्या होगा, एक प्यूनिटिव एक्शन, एक स्ट्रिक्ट एक्शन या एक लेजिस्लेटिव एक्शन लेने में हमें हेल्प ही मिलेगी। ऑब्वियसली बात है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। It is understandable that as a non-signatory of the Rome Statute, New Delhi would register its dissent against any punitive interventions by the ICC on another non-signatory country, that is Myanmar। अब यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वही बात हुई ना कि ये समझने वाली बात है कि एक नॉन सिग्नेटरी रोम स्टैचू या न्यू दिल्ली की बात हो रही है, तो वो एक अपना डिसेंट अगेंस्ट पुनिटिव इंटरवेंशंस, मतलब नॉन सिग्नेटरी बॉडी म्यांमार की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना होगा। However, what is deeply unfortunate is India's continued diplomatic एंड मॉरल पासिविटी ऑन द रोहिंग्या क्राइसिस। मतलब अब देखो यहाँ मुद्दा आया कि कहीं ना कहीं हम म्यांमार की तरफ अपना एक कंसर्न बता रहे हैं कि वहां पे वायलेशन हो रहा है या वहां पे ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है या वहां पे एक चेक की जरूरत है, लेकिन वहीं हम डिप्लोमेटिक हैं किस इशू को लेके? रोहिंग्या क्राइसिस को लेके। सो नाउ दैट मैटर्स। Despite the Myanmar army facing charges of serious war crimes, including genocide, according to a UN fact-finding mission, that is FFM, and several other international human rights organizations, India refuses to take a strong moral stand for the sake of maintaining cordial bilateral relations with नाइपीडो। यार ये नाइपीडो क्या है? म्यांमार की कैपिटल। ठीक है। तो म्यांमार की आर्मी चार्जेस फेस कर रही है और वहां पे जीनोसाइड की बातें हो रही है। जीनोसाइड क्या होता है? मतलब एक तरीके से पीढ़ी खत्म कर देना, है ना। तो यूएन फैक्ट फाइंडिंग मशीन ने और सेवरल अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये पता लगा भी लिया है, तो इंडिया जो है अब रिफ्यूजिंग टू टेक अ स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टैंड फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग कॉर्डियल बायलैटरल रिलेशंस विद नाइपीडो। मतलब एक तरफ तो म्यांमार की प्रॉब्लम पे रेजोल्यूशन पास करना, फिर उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमेटिक होकर रोहिंग्या क्राइसिस को इग्नोर करना, और दूसरा फिर अब जब यूनाइटेड फैक्ट फाइंडिंग मशीन ने और सेवरल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सामने स्टैंड लेने की बात की, तो इंडिया ने रेफ्यूज कर दिया। रीजन? to maintaining the cordial bilateral relation with Naypyidaw, and Naypyidaw is the capital of Myanmar। ठीक है। India continues to toe Myanmar's line on the issue, which harps on the complexity of the whole situation, lays emphasis on economic development rather than political rights for the Rohingya, lays stress on internal inquiries instead of international mechanism, and even refuses to call the Rohingya community by its name। मतलब अब वही हो गया कि म्यांमार को तो कहीं ना कहीं हम अपने पैरों में या बातों में आगे रखना चाहते हैं दबा के, लेकिन फिर भी इससे कॉम्प्लेक्सिटी राइज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं रोहिंग्या की तरफ जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर जा रहा है, हमारा इन द सेंस कंट्री का, इंडिया का। अब आगे देखो क्या है। In fact, Prime Minister Narendra Modi has not even publicly condemned the horrible atrocities that the Rohingya have faced at the hands of Myanmar security forces। मतलब रोहिंग्या ने जो म्यांमार में दिक्कतों का सामना किया है या जो भी है, उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी पब्लिकली कंडेम या स्टेटमेंट पास नहीं किया है। On his last visit
to Myanmar in September 2017, he simply expressed concern at the loss of lives of security forces and innocent people due to the extremist violence in राखीन स्टेट। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी लास्ट विजिट म्यांमार में इसको तो कंसर्न किया था कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, एक्सप्रेस किया था, चिंता जाहिर की थी, शोक जाहिर किया था, दुख जताया था कि लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इनोसेंट पीपल ड्यू टू एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस इन राखीन स्टेट। मतलब ये बात म्यांमार की हो रही है, ठीक है। There was no reference to the excessive and arbitrary force used by security forces on Rohingya civilians in response to the extremist violence। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें कहीं पे भी वो रेफरेंस नहीं था कि रोहिंग्या पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का यूज हुआ है या उनकी सिक्योरिटी या उनके क्षेत्र में उनको हार्म किया गया। Radhika Kumaraswamy, who was part of the three-member UNFFM during a recent briefing, said, acknowledging that human rights violations have been committed, holding people accountable and reforming the Tatmadaw is the only way forward। अब यहाँ क्या हुआ, उन्होंने एक्नॉलेज किया, किन्होंने, राधिका कुमार स्वामी। और कौन है ये यूएनएफएफएम फैक्ट फाइंडिंग मशीन की 3 मेंबर्स की एक नए मेंबर है। तो उन्होंने रिसेंटली क्या ब्रीफ किया है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस को एक्नॉलेज करना कि वो हो रहे हैं और लोगों को अकाउंटेबल या जिम्मेदार ठहराना और तात्मादौ का ओनली वे फॉरवर्ड मतलब रिफॉर्म करना, उसको दोबारा से तैयार करने का यही एक तरीका है कि लोगों को जिम्मेदारी इस चीज की उठानी पड़ेगी। नाउ आगे लिखा है, इंडिया फॉर इट्स पार्ट्स कंटिन्यूज टू मेंटेन टाइज विद म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस दैट इज तात्मादौ, सप्लाइंग देम विद कॉम्बैट हार्डवेयर एंड इम्पार्टिंग यूएन पीस कीपिंग ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया ने रेजोल्यूशन तो रखा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं म्यांमार की तरफ अपना सपोर्ट बनाए रखा है। अब उसका जो भी रीजन रहा हो, कॉर्डियल बायलैटरल चीजों को मेंटेन करना है या XYZ है। तो अब जब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने इंक्वायरी और सारी चीजों को आगे बढ़ा दिया तो वहां पे इंडिया जो है वो म्यांमार को हार्डवेयर और सारी चीजों को प्रोवाइड करना नहीं अभी तक कम किया है क्योंकि वो अपने रिलेशंस को जो है मेंटेन कर रहा है। अब आगे देखो एक लास्ट लाइन में क्या लिखा है इस पैराग्राफ की, एन एडिशन ऑफ द इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज इम्बैक्स 2018-19 took place this journey at चंदी मंदिर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ हम आगे वहां पे बात करवा रहे हैं और लेकिन यहाँ इंडिया जो है अपने रिलेशन म्यांमार के साथ मेंटेन किया हुआ है, जिसका एक एग्जांपल ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है इम्बैक्स 2018-19, जिसको चंडी मंदिर में फ्रेम किया गया था। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे के पूरे पैसेज के पीछे का अजम्पशन हमें फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है, which of the following is or are a suitable assumption on the basis of information provided on the given context। अच्छा, अच्छी बात इसमें एक ये है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में है none of the following, only one, only two, only three। मतलब इन चारों में से हमें चौथे वाले को पढ़ने की या समझने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन में ही इसकी कोई जगह नहीं है तो ये हमारा टाइम सेव करेगा। क्या करेगा? डेफिनेटली ये हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारा उतना टाइम तो बचना ही बचना है। तो हम सिर्फ इन तीनों में से चेक करते हैं कि क्या हमारा कोई अजम्पशन है या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला वाला पढ़े। सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, whether Myanmar is using some of its Indian supplied weapons to maim non-combatant civilians in Rakhine state and other ethnic regions is a question that New Delhi has not asked so far. Further, Indian companies continue to invest in Myanmar.
with several having direct links with तातमादो owned businesses। तो यार अब कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक कर दिया गया है कि इंडिया तो चलो ठीक है इन्वॉल्व है ही, लेकिन साइड बाय साइड इंडिया की जो कंपनीज है वो डायरेक्टली ही तातमादो क्या है म्यांमार की आर्मी फोर्स, तो वहां से रिलेट कर रहा है। पर अगेन बात ये आती है कि पैराग्राफ में ये तो बताया ही नहीं गया ना, तो इररेलेवेंट होने की वजह से हम पहला वाला क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है बट इंडियाज सॉफ्ट बैकफुट अप्रोच is being increasingly seen by Bangladesh, which is hosting many Rohingya refugees to be titled in the Myanmar's favor। अब यार ये बात है इंडिया का सॉफ्ट बैकफुट अप्रोच, जो कि इस बात को बढ़ावा दे रहा है कि बांग्लादेश जो है वो रोहिंग्या रेफ्यूजीज को म्यांमार के फेवर में डाल रहा है। तो अगेन ये तो कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इतनी ज्यादा सोच थोड़ी होगी, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तीसरा देखो, India has so far refused to exert any pressure on Myanmar, instead choosing to balance ties with Dhaka and Naypyidaw by sending humanitarian aid to both। अब ये कहीं ना कहीं बात है कि रेजोल्यूशन पास जरूर हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इंडिया के स्टैंड की बात करें, तो इंडिया का स्टेक और स्टैंड जो है वो ढाका मतलब बांग्लादेश और नाइपीडो मतलब म्यांमार, दोनों के कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने में या ह्यूमैनिटेरियन एड भेज के दोनों को अपने गुड बुक्स में रखने में काम कर रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं बात करें तो ये पैराग्राफ में यही बताया गया है कि भले ही यूएन ने एफएफएम फ्रेम कर दिया, उसके आगे इंक्वायरी को भी सेट कर दिया, सारी चीजों को आगे प्रोसीड भी कर दिया, लेकिन वहीं इंडिया जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है उसी प्रोसेस में। तो ये कहीं ना कहीं मोस्ट रिलेटेबल है। ठीक है, तो अगर ये हमारा मोस्ट रिलेटेबल है तो बस हम आंसर क्या मार्क करेंगे अपना, तीसरा वाला। और तीसरे वाले की बात अगर हम करें तो यस, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वी हैव ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ओनली 3। तो बस इसी को हम अपना आंसर मार्क भी करेंगे और इसी को हम आंसर कंसिडर करेंगे भी। तो यार इस तरीके के पैराग्राफ जो है या इस तरीके का पूरा जो हमारा इस कंटेंट है वो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आता है। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पीओ हो गया और एसओ हो गया, इन दो में आपको ये ऐसे लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या तो फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो गए। तो यार क्लर्क के लेवल के लिए इस क्वेश्चन को आप तैयार नहीं करोगे, लेकिन अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई हो गया, तो आपको इन चीजों को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। सो आई होप इस वीडियो में आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो गई हैं। अगर नहीं तो आप इसको दोबारा देख के चीजों को समझ सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।